है ना। पूरा इसका विस्तार जो है वो क्या है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक ना। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया क्या है, फैला हुआ है। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया फैला है। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है आप देख रहे हो वो क्या है, ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार है। इसका खोज राय बहादुर सयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यही ना, साइट, जिसमें 3 साइट हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। फर्स्ट साइट का नाम क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी। इसके बाद आप लोग क्या देखें, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया, रखाल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी। इसके बाद आपने देखे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया, गोपाल मजुमदार के द्वारा, है ना। चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है, वो भी है सिंधु नदी के तट पर। ये 3 कंप्लीट किए थे, यही ना। इसके बाद आप लोग लिखोगे 4 नंबर में कालीबंगन। कालीबंगन या कालीबंगा, क्या हो गया, 2 नाम देता है, एक कालीबंगन, एक कालीबंगन और एक कालीबंगा। कालीबंगन या कालीबंगा, कालीबंगन या कालीबंगा। यहां लिखना क्या है आपको, इसका खोज खोज 1954 में अमलानंद घोष या ए घोष के द्वारा किया गया, ठीक ना। कालीबंगा या कालीबंगन, इसका खोज 1954 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। ए घोष या अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। इसका खनन 1961-62 में बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया। बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा इसका खनन 1961 से 1962 में की गई। 1961 से 1962 में किया गया था। यह घग्गर नदी के तट पर, घग्गर यह घग्गर नदी के तट पर राजस्थान यह घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है।
लिख लिए। हो गया। इसके बाद आप 5 नंबर देखोगे, स्थल चल रहा है लोथल। लोथल ये गुजरात में है। इसका खोज 1955-56 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। यह भोगवा नदी के तट पर, भोगवा गुजरात की नदी है, यह भोगवा नदी के तट पर कहां है? गुजरात में स्थित है। लोथल, इसका खोज 1955-56 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। यह भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक ना? गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद के समीप है ये। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके बाद लिखना है रोपड़। रोपर, रोपर लिखा जाता है, रोपर ऐसे होता है। रोपर ये पंजाब में है। ठीक ना? यहां क्या लिखना है? इसका खोज 1956-57 में रंगनाथ ये यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। रोपन का खोज यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। यह सतलज नदी के तट पर, यह सतलज नदी के तट पर रोपर पंजाब में स्थित है। रोपर जगह है, रोपड़ पंजाब में स्थित है। तो मेनली जो साइट है, जो मेनली जो स्थल है, उसमें मेनली आपको यह समझना है कि उसका खोज कब हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, वो किस नदी के तट पर है और वो किस राज्य में है। तो आपने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, उसके बाद लोथल, उसके बाद रोपड़, इतने को देखे आप, है ना? इसके बाद लिखोगे धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा जो कहां है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है, लुनी नदी के तट पर। इसमें क्या लिखोगे आप? इसका खोज 1990 से 91 में। याद रखना, किसी किसी बुक में आपको अलग अलग डेट मिलेगा, लेकिन ये आप ध्यान रखना कि डेट जो लिख रहे हैं यही आपका बेस्ट है।
और क्यों? क्योंकि कोई चीज की साइट की जानकारी सबको नहीं आइडिया होती है कि वो साइट रियल में ये खोज गया है। जैसे कोई साइट खोजा गया लेकिन उसके कम साक्ष्य मिले, कम साक्ष्य मिले तो लोग उसको डेवलप नहीं किए। ज़्यादा उसमें साक्ष्य मिला, ज़्यादा चीज़ों की जानकारी मिली। ये सब है क्या? ये जितने भी साइट है जहाँ से कोई चीज़ों को खोज कर हम लोग पुरातात्विक अवशेष के बारे में जाने हैं कि ये चीज़ें हैं, इससे पहले यहाँ ऐसे लोग रहते थे। हम कैसे जान गए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की नगरीय सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों में रहते थे, पक्की सड़कों पे चलते थे, गली नालियां जो होती थी वो पक्की थी। कैसे जान गए? तो उस अवशेष के बारे में जाने, पुरातात्विक अवशेष के जानकारी से हमें ये चीज़ों की क्या हुई, जानकारी मिली और पता चला। तो वैसे ही है कि धौलावीरा, इसका खोज 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। धौलावीरा, इसका खोज 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। यह कच्छ जिला, गुजरात में लूनी नदी के तट पर स्थित है। यह कठियावाड़ जिला, ये कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। लोथल, ये कठियावाड़ जिला अहमदाबाद में था। ये कठियावाड़ जिला, कठियावाड़, अहमदाबाद, गुजरात। अभी जो आप लिखे हो ये रंगपुर में लिखना है, कठियावाड़ जिला। ये रंगपुर जो लिखेंगे ना अभी, उसमें लिखना है कठियावाड़ जिला, गुजरात। आप अहमदाबाद लिखना, गुजरात, है ना? हाँ ठीक। कठिया रंगपुर में है, क्योंकि रंगपुर भी गुजरात में है और ये भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। ठीक, देखो लोथल जो है ये भी गुजरात में है, रंगपुर भी क्या है, गुजरात में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ये भारत के साइट है। लेकिन धौलावीरा भी है, जो धौलावीरा भी आपका क्या है, गुजरात में है। लेकिन इंडिया से बाहर अगर आज की डेट में पाकिस्तान जो हम लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान भी तो हमारा ही पार्ट था ना, तो ये कहा जाता है कि ये भी इसी पार्ट में था उस वक्त के समय जब ये खोज हुई, है ना? उस वक्त के समय जब क्या है, खोज हुई। देखो खोज जो हुआ था वो 1800 समथिंग से चल रहा था। 1854 से के कलिंगम के द्वारा सबसे पहले खोजने का स्टार्ट की गई। तो 1853-54 से ही इसकी क्या है, खोज होते गई। जैसे जैसे साइट बढ़े, जैसे जैसे आपको बताया गया कि ये डेट में ये खोजा गया, ये डेट में, आज भी खोज होता है गुजरात में, आज भी इस चीजों की साइट की खोज होती है। वो अब चीजें बढ़ती जा रही है ना? चलिए इसके बाद लिखोगे 8 नंबर में रंगपुर। रंगपुर ये कठियावाड़ जिला गुजरात में है। रंगपुर मादर नदी के तट पर है। रंगपुर जो है वो मादर नदी के तट पर है। चलिए लिखोगे इसका खोज 1953-54, इसका खोज 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। वही रंगनाथ राव जो लोथल का भी खोज किए थे,
रंगनाथ राव के द्वारा की गई। रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। यह मादर नदी के तट पर यह मादर नदी के तट पर कठियावाड़ जिला कठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। यह कठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। रंगपुर, इसका खोज 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। यह मादर नदी के तट पर कठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। कठियावाड़ जिला गुजरात में क्या है? स्थित है। इसके बाद लिखोगे कोट दीजी। कोट दीजी इसका खोज 1953 में फजल अहमद अय्याज, या मेनली नाम है फजल अहमद खां, फजल अहमद खां के द्वारा किया गया। इसका खोज 1953 में फजल अहमद खां फजल अहमद खां के द्वारा किया गया। यह सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में स्थित है। कोट दीजी। हो गया। इसके बाद लिखोगे बनवाली। 10 नंबर बनवाली। पता है बनवाली है कहां? इसका खोज 1974 में 1974 रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कुछ ऐसे व्यक्ति है जो दो साइटों को भी खोजा है ना। इसका खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। इसका खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। यह रंगोई नदी के तट पर यह रंगोई नदी के तट पर हिसार जिला हरियाणा में स्थित है।
हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। आलमगीरपुर हो गया है क्या? नहीं ना? चलो इसको भी लिख लेना है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर, इसके बाद लिखेंगे हम लोग हो गया। तो चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा रंगपुर किस नदी के तट पर है तो क्या बोलोगे? मादर। ठीक ना? अगर आपसे क्वेश्चन कहे कोट दीजिए किस नदी के तट पर है तो क्या बोलोगे? सिंधु। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहे हड़प्पा किस नदी के तट पर है तो रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु। चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी। ठीक ना? बहुत सोचते हो आप लोग बात करने में, बोलने में। 11 आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह 1958 में या 1958 में यगदत्त शर्मा के द्वारा, रुक जाओ, यगदत्त शर्मा, एक मिनट, आलमगीरपुर, ठीक है, यह भी यगदत्त शर्मा के द्वारा ही किया गया है। यह 1958 में यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया। ठीक ना? यह 1958 में यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया। यह हिंडन नदी के तट पर, हिंडन, हिंडन छोटी सी नदी है, सूख जाती है ये, हिंडन नदी के तट पर मेरठ जिला, आलमगीरपुर में स्थित है। अब ये आलमगीरपुर है कहां? उत्तर प्रदेश में। ठीक ना? लगभग 2 छोड़कर हम लोग सभी साइट को लिख लिए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, चनहुदड़ो, लोथल, कोटदीजी, बनवाली, रोपड़, रंगपुर। अब एक 2 ही बचे हुए हैं, एक है सुत कांगेडोर और एक है सुतकाको। 13 साइट है जिसको मेन करके बताया जाएगा। एक है सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर, ये दास्क नदी के तट पर है। ठीक ना? यह दास्क नदी के तट पर है सूट कांगेडोर, और यह जो है मकरान तट पाकिस्तान में है। ओरेल अस्टाइन ने इसका क्या किया था? खोज किया था। ठीक ना? इसका खोज 1927 में, 1927, इसका खोज 1927 में आरएल अस्टाइन, आरएल अस्टाइन के द्वारा किया गया। यह दास्क नदी के तट पर
यह दास्क नदी के तट पर। मकरान तट पाकिस्तान में स्थित है। मकरान तट कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, सुत कांगडोर। और लास्ट लिखना सुत का कोह। सुत का कोह सुत का कोह। सुत का कोह। अब देखो इसका खोज जो किया गया है 1962 में किया गया है जॉर्ज डेल्स के द्वारा। इसका खोज 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया। इसका खोज 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया। यह सादीकोर नदी के तट पर। सादीकोर पाकिस्तान की नदी है, सादीकोर। यह क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? यह सादीकोर नदी के तट पर सेम मकरान तट पाकिस्तान। मकरान तट कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। सूत कांगडोर ये भी आपका मकरान तट बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही पार्ट है। मकरान तट ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही पार्ट है। एक का खोज जॉर्ज डेल्स किया है और एक का किया है आरएल अस्टाइन। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो शुरुआत में हम लोग कल देखे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया? तो बोलो, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है इसमें हम लोग 13 स्थल 13 साइट को हम लोग क्या किए? देख लिए। हो गया? उन्नीस में आरएल अस्टाइन के द्वारा किया गया था सूत कांगडोर का खोज। यह दास नदी के तट पर मकरान तट पाकिस्तान में स्थित है। सूत का कोह जो है इसकी खोज 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया। यह सादीकोर नदी के तट पर मकरान तट पाकिस्तान में स्थित है। मकरान तट पाकिस्तान में स्थित है। हो गया? चलो अब यहां से हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। जैसे आप लोगों को कल बताया गया कि ये हमारा इतिहास 3 भागों में बटा है ना? लिखे थे एक भाग आप लिखे थे ये जो जिसमें आप देखे थे कि एक में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का पार्ट आता है जो आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक ना? आपको पढ़ना था कहां? आदि ऐतिहासिक काल से। और आदि ऐतिहासिक काल में आपको देखना था सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो आपने यहां पर देखा। अब यहां से आपका इतिहास स्टार्ट होता है और इस इतिहास को 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। लिखे थे ना ऐतिहासिक काल में? लिखे थे ना, एक को एंशिएंट, एक को मेडिवियल और एक को क्या? मॉडर्न। याद आ रहा है? यहां लिखे थे प्राचीन इतिहास, मध्यकाल। बोले थे कि हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप हेडिंग देना इतिहास में प्राचीन इतिहास। ये सब प्राचीन से भी प्राचीन था जो चीजें पढ़ रहे हो। ऐसे है प्राचीन का ही पार्ट, प्राचीन से प्राचीन नहीं होता है, लेकिन मेन एंशिएंट अब स्टार्ट होगा। अब ये एंशिएंट हिस्ट्री में
कुछ बातों को समझना है, जैसे वेद की संख्या कितना है? 4। वेद की संख्या कितना है? 4। इसी से स्टार्ट होगा ऋग्वैदिक काल, ठीक ना? तो इसलिए आपको सबसे पहले यह जानना है। सबसे पहले आया ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा है, बोलो, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है? अथर्ववेद। ये 4 वेद की संख्या है। जैसे 4 वेद है वैसे ही 4 उपवेद है। उपवेद भी 4 है। तो ऋग्वेद का उपवेद अगर आपसे पूछे, ऋग्वेद का उपवेद तो कौन है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। वेद की संख्या 4, उपवेद की संख्या भी क्या है? 4। वेद 4, उपवेद भी 4। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखना, वेदांग की संख्या। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या कितना है? 6। इसमें आएगा नाम क्या? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, उसके बाद छंद, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, छंद और ये है व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और क्या है? व्याकरण। अब आपको यह मन में आएगा कि सर वेद क्या है, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है? तो ध्यान देना, जैसे ऋषि मुनियों का एक्चुअली देखा जाता है तो ये मेनली ऋषि मुनियों का है। ये हम लोग को बस डिजिट जानना है कि ये होता है। इसके बारे में मेन ऋषि मुनि जानते थे। और प्लस में आज के डेट में अगर कोई ब्रह्मचर्य जो लोग होते हैं, जो मतलब कहीं आप चले जाओ, आप दूर नहीं, आप वाराणसी चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, वहाँ के जो पांडव लोग जो होंगे ना, जो पाठ कराते होंगे, वो सब इसका जो है मेनली ज्ञान रखते हैं। हमें यह समझना है कि जैसे आज के डेट में हमारा संविधान है, हम संसद मतलब संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानमंडल है, जो जो चीजें हैं आज के डेट में जैसे ये प्रसिद्ध है, वैसे उस समय के ये प्रसिद्ध था प्राचीन इतिहास में। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, ये सब क्या है? तो एक तो वेद है
और वेद के क्या है, उपवेद है। अब आपको यह समझना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। देवताओं का वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद को। ऋषियों का वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद को। सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद को। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि गान वाला वेद कौन कहलाता है, गाने वाला वेद, जिसमें गान है, राष्ट्रीय गान नहीं, मतलब गान की व्यवस्था है, गाने वाली वेद कहलाती है कौन, सामवेद। कहा जाता है कि गद और पद दोनों का वेद अगर कहा जाता है तो वो कौन है, यजुर्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है, अथर्ववेद। शादी विवाह का वेद कौन है, अथर्ववेद। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि शादी विवाह, जादू टोना, है ना, प्रेम विवाह, ये सभी चीजें जो है कहां से शुरुआत हुई थी, अथर्ववेद से, ठीक ना। गद और पद का वेद कहलाता है यजुर्वेद। गाने वाला वेद है, संगीत का वेद कहलाता है कौन, सामवेद। और सबसे प्राचीन वेद कहलाता है कौन, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का ही क्या है, छोटे टर्म्स में लिखा गया है उपवेद। वेदांग की संख्या कितना है, 6, जिसमें नाम आता है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और क्या है, व्याकरण। इसके अलावा अब केवल नंबर समझना है आपको। जैसे अगर आपसे पूछा जाए उपनिषद की संख्या, केवल नंबर लिखना है, उपनिषद, उपनिषद की संख्या है 108। फिर वहीं मेनली ऋग्वेद की बात होगा। इसी ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या, ऋचाओं की संख्या यह है 10,462, ठीक ना। इसके बाद सूक्त की संख्या, सूक्त की संख्या 1028, ठीक ना। तो ये टर्म्स को आप लोग लिखोगे। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। आर्यों का आगमन, कैसे आर्य लोग आए, मध्य एशिया में निवास किए, आर्य लोग के द्वारा ही लोहे का खोज किया गया, है ना। तो ये सभी पॉइंट को हम लोग कल लिखेंगे। ऋचाओं, ऋचाओं की संख्या, ऋचाओं की संख्या हम आगे बताएंगे, उपनिषद, ऋचाएं और सूक्त कल, है ना। सर आ गए हैं, आप लोग साइंस पढ़ेंगे।